हेलो फ्रेंड। कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो का अगली कड़ी के अंदर हम एक नया इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं और उस वीडियो का नाम है O2 इनहेलेशन। इस वीडियो के अंदर हम ऑक्सीजन से रिलेटेड सारी की सारी बातें पढ़ेंगे। ऑक्सीजन जो है कितना इन्वायरमेंट में उसका कंसंट्रेशन होता है ना। ऑक्सीजन जो है वो जब हम इनहेल करते हैं कितना परसेंट इनहेल करते हैं, कितना परसेंट एक्सहेल करते हैं, है ना। क्या कैसे कैसे इसके जो है ये जो है कारण रहते हैं, कहाँ कहाँ एडमिनिस्ट्रेट की जा सकती है, कैसे कैसे हम इसको जो है वे यानी कि मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसके क्या क्या रहते हैं, उन सभी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, टाइम को ख़राब ना करते हुए। बाबा फरीद एग्ज़ाम भी जल्दी आने वाला आ रहा है, 7 तारीख आने वाली। हाँ, इसी 7 तारीख को 7 अप्रैल को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो फरीदकोट में है, उसके लिए उसके अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट एक यूनिट है गुरु गोविंद सिंह मेडिकल हॉस्पिटल, और उसके लिए स्टाफ नर्स की 30 पोस्ट जो आई हुई थी उसका एग्ज़ाम है 7 अप्रैल को। और उसको देखते हुए हम या उसी बेस पे हम जो है क्या कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्या कर रहे हैं डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे पास इसी तरीके से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि सभी को क्या उसके बेनिफिट हो उसके। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं O2 इनहेलेशन। क्या होता है O2 इनहेलेशन? कुछ जनरल पॉइंट्स की बात करते हैं हम ऑक्सीजन के बारे में। तो जनरल अगर बात करें तो जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बारे में कुछ जनरल बातें अगर बात करें तो ऑक्सीजन क्या है, एक हैवियर गैस है। दूसरी गैसों की तुलना में क्या है, एक हैवी गैस होती है। हैवियर गैस, हैवियर गैस देन अदर। दूसरी गैसों से थोड़ी ज़्यादा क्या होती है, ये हैवी होती है। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो 21% कंसंट्रेशन होता है इन्वायरमेंट के अंदर। 21% कंसंट्रेशन, 21% कंसंट्रेशन आर प्रेजेंट इनटू इन्वायरमेंट, आर प्रेजेंट इनटू इन्वायरमेंट, प्रेजेंट इनटू इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट के अंदर हमारा जो एयर है, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो 21% जो है वो क्या रहती है, अमाउंट जो है वो प्रेजेंट होती है। जो हम इनहेल करते हैं, जो क्लाइंट के द्वारा इनहेल की जाती है ऑक्सीजन, इनहेल बाई पर्सन इन वन रेस्पिरेशन। जो एक रेस्पिरेशन में जो क्लाइंट के द्वारा या जो पर्सन के द्वारा इनहेल की जाती है उसके अंदर भी कितना कंसंट्रेशन होता है, तो उसके अंदर भी 21% कंसंट्रेशन होता है। किसका? ऑक्सीजन का। उसमें भी कितनी होती है, 21% क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा अगर और बात की जाए तो क्या क्या बातें रहती है, तो जब आपने क्या किया 21% इनहेल किया, तो इनहेल करने के बाद जब आप एक्सहेल करोगे तो जो एक्सहेल की जाती है वो एक्सहेल अमाउंट जो होती है उसके अंदर 16% ऑक्सीजन होता है। 16% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, 16% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज एक्सहेल बाई दी क्लाइंट, क्लाइंट के द्वारा एक्सहेल की जाएगी, एक्सहेल बाई क्लाइंट इन वन रेस्पिरेशन, एक रेस्पिरेशन में, बाई क्लाइंट इन वन रेस्पिरेशन, एक रेस्पिरेशन में क्या की जाएगी, 16% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो क्या की जाएगी, एक्सहेल की जाएगी। तो पीछे बची हुई 5% कितनी कहाँ चलेगी, तो ये जो 5% होती है, जो 5% जो है ये कहाँ यूज़ होगी, तो यूज़ इन मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसीजर है उसमें यूज़ हुई, और किस में कन्वर्ट हो गई, और कन्वर्ट हो गई किस में, कन्वर्ट इन CO2। किस में कन्वर्ट हुआ, CO2 के अंदर क्या हो गई, ये कन्वर्ट हो गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है, O2 कंसंट्रेशन इन आवर बॉडी, O2 कंसंट्रेशन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होता है, O2 कंसंट्रेशन
इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होता है, तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो कितना है, तो वो 80 to 100% होता है। कितना होता है, 80 to 100% होता है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए प्रेशर की बात करें, प्रेशर पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनटू एनवायरनमेंट, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनटू एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन इनटू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन का, इनटू एनवायरनमेंट इज़, तो वो कितना होता है, तो वो होता है 150 mm ऑफ Hg। कितना होता है, 150 mm ऑफ Hg क्या रहता है, ऑक्सीजन का प्रेशर रहता है कहाँ पे, इन्वायरमेंट के अंदर। वहीं अगर बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आपको पूछ लिया जाए प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनटू ह्यूमन बॉडी, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनटू ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो कितना होता है, इनटू ह्यूमन बॉडी इज़, तो वो कितना होगा, तो वो होगा 100 mm ऑफ Hg, सॉरी हाँ 100 mm ऑफ Hg, वो कितना होगा, तो वो होगा 100 mm ऑफ Hg। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि सिलेंडर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, प्रेशर इनटू O2 सिलेंडर, O2 सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, O2 सिलेंडर में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, तो आपने बताना है कितना, 2200 पाउंड, कितना 2200 पाउंड, या आप कह सकते हो LBS 2200 पाउंड पर इंच स्क्वायर, LBS नहीं 2200 पाउंड पर इंच स्क्वायर क्या रहता है, सिलेंडर के अंदर प्रेशर रहता है ऑक्सीजन का। और अगर आपको पूछा जाए कि सेंट्रल सप्लाई जो है उस सेंट्रल सप्लाई के अंदर कितना रहेगा, सेंट्रल सप्लाई के अंदर अगर क्या है, इफ़ सेंट्रल सप्लाई, अगर सेंट्रल सप्लाई है तो सेंट्रल सप्लाई में कितना होगा, तो सेंट्रल सप्लाई में होगा 50 to 60 पाउंड पर इंच स्क्वायर, 50 to 60 पर इंच स्क्वायर पाइपलाइन के अंदर होता है। ये एक ऐसी गैस है जिसके अंदर ना ही तो क्या होती है कोई स्मेल होती है, ये क्या होती है ओडरलेस होती है, ये क्या होती है कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है ना, और इसके साथ साथ जो है इसमें कोई स्मेल नहीं होती है ना, ओडरलेस होती है, कलरलेस होती है, और बाकी गैस की तुलना में क्या होती है, हैवी होती है। क्या होती है, बाकी गैस की तुलना में हैवी होती है। अगर जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेबल होती है, यानी कि जो है अगर कहीं आग लगी हुई है और थोड़ा सा अगर ऑक्सीजन कहीं निकल रहा है तो तुरंत से क्या लग सकती है, फायर लगने के चांस है, तो ये क्या होती है स्पोर्टिव इन्फ्लामेबल गैस है। क्या है, स्पोर्टिव इन्फ्लामेबल गैस, स्पोर्टिव इन्फ्लामेबल गैस होती है। कैसी गैस है, स्पोर्टिव इन्फ्लामेबल गैस है। इसके अलावा अगर बात करें तो हमने कहा था कि ऑक्सीजन कहाँ होती है, सिलेंडर में होती है, और अगर आपको क्या करना पड़ा, सिलेंडर को क्या करना पड़ा, ओपन करना पड़ा। जो सिलेंडर है उसको अगर आप ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ओपन करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपके पास में की होता है या आप कह सकते हो जो खोलने के लिए स्पूनर होता है या कीज होती है, उसको आपने क्या करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है। जब आप सिलेंडर को ओपन करोगे तो क्या करना आपने, इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप किस में ओपन करोगे, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप क्या करोगे, ओपन करोगे। किसको, सिलेंडर को। किसकी सहायता से, तो विद दी हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से, विद दी हेल्प ऑफ की या स्पॉनर, विद दी हेल्प ऑफ की या स्पॉनर, है ना। की या स्पॉनर जो है इसके लिए स्पेसिफिक बना रहता है, उसकी सहायता से आप क्या करोगे, इसको ओपन करोगे, और ओपन करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन काम में लोगे। अगर आपने क्या करना है, सिलेंडर को
क्लोज़ करना है, अगर क्या करना है सिलेंडर को क्लोज़ करना है, और क्लोज़ करने के लिए आपने क्या करना है, तो इस जो ओपन कर रहे थे इसका जस्ट उल्टा ओपन हो रहा था एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ क्या करोगे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन काम में लोगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही उसको घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सिलेंडर होता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है O2 सिलेंडर का कलर कैसा होता है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, कलर ऑफ O2 सिलेंडर। O2 का जो सिलेंडर होता है उस O2 सिलेंडर का कलर कैसा होता है, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। O2 सिलेंडर का कलर कैसा होता है, तो आपने बताना है कि वाइट ऑन टॉप, जो टॉप वाला पार्ट होता है वहाँ से होता है वाइट, वाइट ऑन टॉप, टॉप से तो होता है वाइट, एंड ब्लैक बॉडी, और बॉडी क्या होती है ब्लैक होती है, एंड ब्लैक बॉडी, बॉडी क्या होती है इसकी ब्लैक होती है। यानी कि 90% तो ये क्या होता है ब्लैक होता है, और 10% क्या होता है वाइट होता है। 90% क्या होता है ब्लैक होता है, 10% क्या होता है वाइट होता है। अब जो है ऐसा कुछ जो है सिलेंडर का स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा, ऐसा जो है सिलेंडर रहता है। तो जो है कंप्लीट बॉडी जो है वो तो इसका क्या होगा ब्लैक होगा, है ना। कंप्लीट बॉडी क्या होगी ब्लैक होगी, और ऊपर से टॉप वाला पार्ट जो है वो क्या होगा वाइट होगा। तो कैसा होता है सिलेंडर, तो सिलेंडर जो है वो ब्लैक बॉडी और टॉप जो है वो कैसा होता है वाइट होता है, ब्लैक बॉडी एंड टॉप वाइट। 90% जो है ये क्या होता है ब्लैक होता है, और ऊपर का जो 10% हिस्सा है वो क्या होता है इसका वाइट रहता है। इस तरीके का कुछ क्या होगा ये सिलेंडर आपको देखने मिलेगा। पूरा का पूरा सिलेंडर क्या होगा ब्लैक होगा, और ये जो नेक वाला पार्ट है ये इसका नेक है, और ये क्या होगी जो नेक वाला पार्ट है ये क्या होगा वाइट होगा। अब ये वाइट क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। नेक जो है वो हमने कहा कि क्या होती है वाइट होती है, क्या होती है वाइट होती है, और वाइट होने का कारण क्या है वाई क्यों होती है। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए तो आपने बताना है कि इसमें क्या होता है हीलियम भरा होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीलियम। आपने कह देना है कि इसमें क्या होता है हीलियम भरा होता है, क्या भरा होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीलियम, बिकॉज ऑफ हीलियम। क्या इसमें क्या होगा हीलियम प्रेजेंट होता है। हीलियम इसमें क्यों डाला, ताकि ऑक्सीजन जो है वो क्या चलती रहे सेम फ्लो से आउट होती रहे। बिकॉज हीलियम डालने का कारण क्या था, बिकॉज क्यों डाला, तो टू पास आउट द एयर, टू पास आउट द एयर, एयर एट सेम फ्लो। एयर जो है वो लगातार क्या होती रहे सेम फ्लो से क्या होती रहे पास आउट होती रहे, बाहर निकलती रहे। इसलिए क्या किया गया, इसलिए क्या किया गया उसमें हीलियम डाला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए, और क्वेश्चन क्या है आपको पूछा जाएगा कि जो हमारा ऑक्सीजन जब देते हैं क्लाइंट को, तो क्लाइंट को ऑक्सीजन देने के लिए हम क्या करते हैं ह्यूमिडिफायर काम में लेते हैं, और उस ह्यूमिडिफायर का इम्पोर्टेंट काम क्या होता है। जब भी ऑक्सीजन दी जाती है क्लाइंट को, तो क्लाइंट को जब भी ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन should be
शुड बी ह्यूमिडिफाई टू दी ऑक्सीजन। क्या करना होता है आपने, ह्यूमिडिफाई करना होता है, किसको, ह्यूमिडिफाई दी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या करना होता है, ह्यूमिडिफाई करना होता है। क्या करना होता है, ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करना होता है। इस ह्यूमिडिफिकेशन का इम्पोर्टेंट एडवांटेज क्या है, ह्यूमिडिफाई क्यों करते हैं, इसका हमें क्या करना है, एडवांटेज बताना है कि क्यों हम क्या करते हैं, इसको ह्यूमिडिफाई करते हैं। तो कारण है क्या कि हमने क्या करना होता है, जो हमारा म्यूकस है, जो क्या पड़ा है एयरवे के अंदर, क्या पड़ा है, एयरवे जो है एयरवे, उस एयरवे में क्या भरा हुआ है, म्यूकस है। उस एयरवे में क्या है, म्यूकस है। और उस म्यूकस को हमने क्या करना है, प्रिवेंट करना है। क्या करना है, प्रिवेंट करना है या रिड्यूस करना है, किससे, थिकनेस से। तो किसके लिए, तो टू प्रिवेंट या रिड्यूस द थिकनेस ऑफ म्यूकस। जो म्यूकस है उसकी थिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं क्या, ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन। तो पहला कारण तो है कि रिड्यूस या प्रिवेंट थिकनेस ऑफ म्यूकस इन एयरवे। जो एयरवे के अंदर म्यूकस भरा हुआ है उसको थिक या होने से बचाने के लिए या थिकनिंग को रिड्यूस करने के लिए, या दूसरा आप कह सकते हो कि क्या करने के लिए, नोज़ और एयरवे की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा आप कह सकते हो टू प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइनेस, ऑफ mucous membrane of airway, dryness from mucous membrane of nose and airway। जो एयरवे का म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ड्राइनेस से प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है, आपको एग्जामिनर बोलेगा कि जो हमारा जो ह्यूमिडिफायर बोतल होती है जिसको आप क्या काम में लेते हो, ऑक्सीजन ह्यूमिडिफिकेशन के लिए जो काम में लेते हो, उसको किस नाम से जाना जाता है। जो ह्यूमिडिफायर है, जो क्या है, ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर है, उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर इज़ ऑल्सो नोन एज, कि दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो आपने बोलना है किसको किस नाम से जानते हैं, वोल्फ बॉटल के नाम से। किस नाम से, वोल्फ बॉटल के नाम से क्या किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि ये जो वोल्फ बॉटल है या जो ह्यूमिडिफायर है या जो आपका इसके ऊपर क्या रहता है, फ्लो मीटर लगा रहता है, और वो जो फ्लो मीटर है उसका मैक्सिमम रेंज कितना होता है। आपको पूछा जाएगा मैक्सिमम रेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्लो मीटर। जो O2 फ्लो मीटर है उस O2 फ्लो मीटर का मैक्सिमम रेंज कितना होता है। तो आपने बताना है कि उस O2 फ्लो मीटर का मैक्सिमम रेंज जो है वो कितना होता है, 15 लीटर पर मिनट होता है। कितना होता है, 15 लीटर पर मिनट जो है उसका क्या होता है, मैक्सिमम रेंज होता है। ये सारी की सारी बातें किससे रिलेशन रखती है, ऑक्सीजन से रिलेटेड। सारी की सारी क्या है, जनरल बातें हैं, आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, जो कि क्या है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारी दूसरी गैस है और उसके बारे में बात करें। दूसरे गैस का नाम है CO2। दूसरी गैस का नाम क्या है, CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, तो सबसे पहले तो अगर बात करें CO2 बोलो, या आप कह सकते हो मेडिकेटेड CO2, है ना, CO2 या मेडिकेटेड CO2 जो है उसके सिलेंडर का कलर कैसा होता है। आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि सिलेंडर कलर कैसा होता है। तो आपने बताना है कि सिलेंडर का कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। आपने क्या बताना है, ग्रे कलर का होता है। अगर आपको पूछे कि जो मेडिकेटेड CO2 उसका सिलेंडर कैसा होता है या CO2 के सिलेंडर का कलर कैसा होता है, तो आपने क्या बताना है, ग्रे कलर का होता है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि इन्वायरमेंट के अंदर CO2 जो होती है,
है ना, CO2 प्रेजेंट, CO2 कंसंट्रेशन इनटू इन्वायरमेंट, जो CO2 का कंसंट्रेशन होता है इन्वायरमेंट में वो कितना होता है, CO2 कंसंट्रेशन इनटू इन्वायरमेंट आर। इन्वायरमेंट के अंदर जो हम क्या करते हैं, एयर इनहेल करते हैं, उसके अंदर कितना होता है ना, इनटू एनवायरमेंटल एयर दैट इनहेल, तो उसमें कितना होता है, तो उसमें होता है 0.03%, कितना 0.03% या 0.04% तक भी आप क्या कह सकते हो, मान सकते हो इसको। इसके अलावा जो हम एक्सहेल करेंगे, जो CO2 है, CO2 कंसंट्रेशन इन एक्सहेल एयर, जो आप एयर एक्सहेल करोगे उसमें कितना होता है, CO2 कंसंट्रेशन इनटू एक्सहेल एयर, जो आप एयर एक्सहेल करेंगे उसके अंदर कितना होगा, तो आपने बोलना है कितना, 5%, कितना परसेंट, 5%, जो एक्सहेल करेंगे उसमें कितना होगा, 5% होगा। अब बात आती है कि CO2 जो है ये कहाँ कहाँ काम में ली जाती है, इंडिकेशन CO2 गैस को कहाँ कहाँ काम में लिया जाता है, कहाँ कहाँ CO2 गैस काम में आती है, इंडिकेटेड कहाँ कहाँ है। तो जैसे कुछ एक सर्जरी होती है, जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जब भी हम करते हैं क्या किया जाता है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है, क्या की जाएगी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। जब क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, तो उस टाइम हमें क्या करना होता है, ऑर्गन को क्लियरली विजुलाइज करना होता है, और क्लियरली विजुलाइज करने के लिए आपको क्या करना होता है, इन्फ्लेट करना होता है, किसको, एब्डोमिनल कैविटी को, किसको, एब्डोमिनल कैविटी को। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने जिक्र किया कि क्या करना होता है, क्लियर करना होता है विजुलाइजेशन को। और ये गैस कैसी है, ये क्लियर विजुलाइज गैस है, कैसी है, क्लियर विजुलाइज है। तो इसलिए आप क्या करते हो, एब्डोमिनल कैविटी को इन्फ्लेट करना है, कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी है, उसके लिए कौन सी गैस काम मिल जाएगी, CO2। इसके अलावा ट्यूबेक्टमी करनी है, इसके अलावा क्या करना है, ट्यूबेक्टमी करना है, ट्यूबेक्टमी करनी है, ट्यूबेक्टमी के दौरान ट्यूब को इन्फ्लेट करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, काम में ले सकते हो। इसके अलावा कुछ क्रायो सर्जरीज की जाती है, क्रायो का मतलब है फ्रीजिंग, है ना, टिश्यू को इतना ज़्यादा ठंडा किया जाता है कि वो अपने आप नेक्रोटाइज होकर डैमेज हो जाते हैं, क्रायो सर्जरी करते हैं। तो क्रायो सर्जरी में प्रायोरिटी पे 1 नंबर पे तो जो हम गैस काम में लेते हैं वो तो होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। पर अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम 2 नंबर पे किसको काम में ले सकते हैं, CO2 गैस को काम में लिया जा सकता है। तो इसलिए जो हमारी सर्जरी रहती है इनके अंदर का है, यह काम में लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि जब भी क्या किया जाता है, कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है और उसके अंदर क्या करते हैं, एब्डोमिनल कैविटी को इन्फ्लेट करते हैं, तो उसके लिए कौन सा गैस जो है वो काम में लिया जाता है। तो आपने बताना होता है कि कौन सी गैस काम में लेते हैं, CO2 गैस काम में लेते हैं। नेक्स्ट, अब आपको एक इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि जब भी आप लेप्रोस्कोपी करवा लेते हो तो लेप्रोस्कोपी करवाने के बाद क्या करना होता है, आपने जो है प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आपका क्या होता है ना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन टू eliminate the carbon dioxide आफ्टर लेप्रोस्कोपी, आफ्टर लैप सर्जरी। आपने कोई लैप सर्जरी किया और लैप सर्जरी के बाद आपने क्या करना है, CO2 को एलिमिनेट करने के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। तो आपके पास ऑप्शन होगा, जैसे एक ऑप्शन आपको दे दिया गया कि पेशेंट को आप क्या करोगे, एम्बुलेट करोगे, एम्बुलेट दी पेशेंट, पेशेंट को क्या किया जाए, एम्बुलेट कर दिया जाए।
इसके अलावा आपको दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे कि आपने क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है, HCP को इन्फॉर्म करें। HCP को क्या किया जाए, इन्फॉर्म किया जाए। इसके अलावा क्या करो, एस्पिरेट कर लो, सिरिंज डाल के उसको क्या कर लो, एस्पिरेट कर लो, एस्पिरेट बाई द सिरिंज। सिरिंज डालो, नीडल डालो और उसको क्या कर लो, एस्पिरेट कर लो, एस्पिरेट बाई सिरिंज। इसके अलावा या उसको क्या कर दो, ऑक्सीजन दे दो, या क्या कर दो, O2 एडमिनिस्टर कर दो, क्या कर दो, O2 एडमिनिस्टर कर दो, या क्या कर दो, उसकी एब्डोमेन के ऊपर मसाज कर दो। तो क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, और आपको प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो आपने क्या करना होता है, जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आए और आपको बोले कि प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन किसके लिए, CO2 को एलिमिनेट करने के लिए, क्यों, एक पेशेंट है और वो पेशेंट को क्या है, पेशेंट को लैब सर्जरी हुआ है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले जितना जल्दी हो सकता है उस पेशेंट को आप क्या करवा दें, एम्बुलेट करवा दें। सबसे पहले 1 नंबर पे क्या करें, जितना जल्दी हो सकता है उसको क्या कर दें, चलना फिरना शुरू कर दें, ताकि वो जितना जल्दी चलना फिरना शुरू करेगा तो क्या होगा, उसकी मसल्स के अंदर एक्टिविटी होगी, और मसल्स के अंदर एक्टिविटी होगी तो उससे वो क्या हो जाएगी, मसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होकर बॉडी से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। अगर ये नहीं कर पा रहे, एम्बुलेट नहीं है, तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मरीज़ के अंदर एब्डोमिनल मसाज कर सकते हो। 2 नंबर पे आप क्या कर सकते हो, एब्डोमिनल मसाज किया जा सकता है। एब्डोमिनल मसाज करने से नहीं, तो फिर आप क्या कर सकते हो, एस्पिरेट कर सकते हो उसको, सिरिंज लेके क्या किया जा सकता है, एस्पिरेट किया जा सकता है। इसके अलावा फिर आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हो। और सबसे लास्ट में जब सब कुछ करने पे भी ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आप क्या करते हो, हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि डॉक्टर को क्या कर दोगे, इन्फॉर्म कर दोगे। तो ये सारा का सारा सीक्वेंस रहता है, आपने क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है। सारी की सारी बात रहती है CO2 से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा तीसरा गैस है, और गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट 3 नंबर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, सबसे पहले अगर बात करें तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सिंथेसाइज कब हुई थी, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड सबसे पहले कब सिंथेसाइज हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सिंथेसाइज बाई, है ना, फर्स्ट सिंथेसाइज कब हुई, फर्स्ट सिंथेसाइज कब हुई, तो आपने बताना है कब, 1744 में। कब हुई, सॉरी 1774 में। कब हुई, 1774 में। और किसने की थी, प्रिस्टली नाम से एक साइंटिस्ट हुए थे। किसने की, प्रिस्टली नाम से एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या किया, इसका डिस्कवरी किया, प्रिस्टली। उसके बाद में क्या हुआ, आपको पूछा जा सकता है कि फर्स्ट क्लिनिकली यूज़ कब हुआ था। आपको पूछा जा सकता है कि फर्स्ट क्लिनिकल यूज़ में कब आई, या फर्स्ट क्लिनिकल यूज़ इस पे किसने किया था। तो फर्स्ट क्लिनिकल यूज़ किसने किया, हम्फ्री नाम से एक साइंटिस्ट हुए। क्या हुए, हम्फ्री, हम्फ्री नाम से क्या हुए, एक साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने खुद का सर्जरी परफॉर्म किया था, खुद ही उन्होंने खुद के ऊपर काम में लिया था इसको। और तब ये क्या हुई, पहली बार क्लिनिकल यूज़ में आई। लाफिंग गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं, तो लाफिंग गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। कहाँ कहाँ काम में लेते हैं, तो इंडिकेशन कहाँ कहाँ है, इंडिकेशन, तो इंडिकेशन की अगर बात करें तो किसी पेशेंट को आपने क्या करना है, GA देना है, यानी कि पेशेंट को किस में डालना है, जनरल एनास्थीसिया में डालना है। GA देना है तो आप क्या करोगे, यूज़ करोगे। तो क्या, यूज़ फॉर GA, यूज़ करना है किसके लिए, जैसे जनरल एनास्थीसिया देना है किसी पेशेंट को, तब आप क्या करते हो, यूज़ करते हो। एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, तो इनहेलेशनल मेथड से इसको क्या किया जाएगा, एडमिनिस्टर किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि इसका इंजेक्शन भर के लगा सकते हो आप। आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को जैसे हम ऑक्सीजन देते हैं मास्क के थ्रू, वैसे ही क्या किया जाएगा, एडमिनिस्टर करने के लिए इनहेलेशन मेथड क्या करोगे आप, काम में लोगे। एडमिनिस्टर बाई इनहेलेशन, इनहेलेशन के थ्रू आप इसको क्या करोगे, एडमिनिस्टर किया जाएगा।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, आपको पूछा जा सकता है कि जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है उसकी सिलेंडर का कलर कैसा है। सिलेंडर का कलर पूछा जा सकता है आपको, सिलेंडर कलर। सिलेंडर का क्या पूछा जा सकता है, कलर आपको पूछा जा सकता है, सिलेंडर कलर। और सिलेंडर जो है वो किस कलर का होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू। या आप कह सकते हो फ्रेंच ब्लू, या आप क्या कह सकते हो, फ्रेंच ब्लू कलर का होता है, ब्लू या फ्रेंच ब्लू कलर का होता है। तो सारी की सारी बातें रहती है किसके बारे में, नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 और ऑक्सीजन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ ऑटो इनहेलेशन। किन किन मेथड से हो के आप क्या करते हो, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर की जाएगी। मेथड ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन, मेथड ऑफ ऑटो इनहेलेशन। ऑटो इनहेलेशन के मेथड कौन कौन से है, क्या क्या मेथड रहते हैं, कौन कौन से तरीके से हो कि आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर कर सकते हो, ये बातें हम पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन मेथड ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले अगर बात करें तो काफ़ी सारे तरीके रहते हैं। एक होता है नेज़ल कैथेटर, एक तरीका है नेज़ल कैथेटर, एक होता है नेज़ल कैथेटर, एक होता है नेज़ल कैथेटर, एक होता है नेज़ल कैनुला। एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड है सारे के सारे। एक होता है नेज़ल कैनुला, नेज़ल कैथेटर, नेज़ल कैनुला। इसके अलावा और क्या मेथड रह सकते हैं, तो इसके अलावा जो है वो कुछ तरीके, अलग अलग तरीके के मास्क रहते हैं। क्या रहते हैं, कुछ अलग अलग तरीके के क्या होंगे, मास्क होंगे, मास्क। और मास्क कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे एक नंबर पे बात करें तो एक होता है सिंपल फेस मास्क, एक होता है सिंपल फेस मास्क, सिंपल ऑक्सीजन फेस मास्क, O2 फेस मास्क। एक होता है वेंचुरी मास्क, एक होता है वेंचुरी मास्क। इसके अलावा एक रहता है नॉन रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क। एक रहता है पार्शियल रीब्रीदर मास्क, पार्शियल रीब्रीदर मास्क। इसके अलावा एक रहता है एरोसोल मास्क, एक रहता है एरोसोल मास्क। तो ये सारे के सारे टाइप ऑफ मास्क रहते हैं, सिंपल O2 फेस मास्क, वेंचुरी मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क, पार्शियल रीब्रीदर मास्क, एरोसोल मास्क। इसके अलावा और कौन कौन से तरीके हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इसके अलावा जो है एक होता है ऑक्सीजन टेंट, एक होता है ऑक्सीजन टेंट। इसके अलावा एक मेथड होता है हुड मेथड, एक होता है हुड मेथड। इसके अलावा एक होता है टी पीस मेथड, टी पीस मेथड। तो ये काफ़ी सारे मेथड रहते हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हो, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर किए जाते हैं। ऑक्सीजन इनहेलेशन करने के मेथड रहते हैं सारे के सारे, नेज़ल कैथेटर, नेज़ल कैनुला। इसके अलावा काफ़ी सारे टाइप के मास्क रहते हैं, जैसे सिंपल ऑक्सीजन फेस मास्क, वेंचुरी मास्क, पार्शियल रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क एंड एरोसोल मास्क। इसके अलावा ऑक्सीजन टेंट मेथड है, हुड मेथड है और टी पीस मेथड है। ये सारे के सारे क्या रहते हैं, मेथड रहते हैं। पर अब बात ये है कि ये जो मेथड है, इन मेथड को हम सेलेक्ट कैसे करें। हमारे पास इतने सारे मेथड है, हम कैसे इन मेथड को किस तरीके से काम में लें, इन मेथड को सेलेक्ट कैसे किया जाएगा। तो मेथड सेलेक्ट करने के क्राइटेरिया क्या है, ये बात हम पहले डिस्कस करेंगे।
criteria to select the method. Criteria for select method. मेथड को सिलेक्ट करने के क्राइटेरिया। सबसे पहले क्राइटेरिया आता है कि पेशेंट की एज के ऊपर डिपेंड करता है, एज ऑफ पेशेंट, कि पेशेंट का एज कितना है। हो सकता है कि छोटा सा बच्चा हो, अभी अभी पैदा हुआ है, और आप उसको सिंपल फेस मास्क लगा रहे हो तो वो जो है नहीं हो पाएगा। तो पेशेंट का एज क्या है, एज पे डिपेंड करता है। दूसरी कंडीशन है, जैसे पेशेंट क्या है, डिजीज़ कैसी है, डिजीज़ कंडीशन ऑफ पेशेंट। सेकेंड वन इज डिजीज़ कंडीशन ऑफ पेशेंट। सेकंड है डिजीज़ कंडीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट का डिजीज़ कंडीशन क्या है उसके ऊपर। थर्ड वन इज़ उसको डिमांड कितनी है, कितना रिक्वायरमेंट है पेशेंट को, उसके आधार पे। थर्ड वन इज़ डिमांड एंड रिक्वायरमेंट। डिमांड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट, पेशेंट को रिक्वायर कितना है। इसके अलावा सोर्स कौन सा अवेलेबल है आपके पास। जैसे मान लो डिमांड तो उसको वेंचुरी मास्क की है, पर वेंचुरी मास्क हमारे पास है ही नहीं, तो क्या हम लगाएंगे नहीं, नहीं लगाना तो पड़ेगा। तो सोर्स कौन सा अवेलेबल है उस पर भी डिपेंड करता है, अवेलेबल सोर्स। अवेलेबल सोर्स। और कुछ हद तक जो है वो डॉक्टर की चॉइस पे भी डिपेंड करता है कि डॉक्टर क्या चॉइस करता है कि किस मेथड से उसको देना चाहिए। तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्या करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इन सभी क्राइटेरिया के आधार पे जाके ही हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन करने के मेथड को सिलेक्ट किया जाता है। अब बात आती है, आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको क्या पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो देखिएगा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, priority nursing action when a patient came in casualty, when a patient came in casualty when a patient came in casualty with respiratory problem, with respiratory problem। तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। ऑप्शन ए असेसमेंट, सबसे पहले क्या करो आप, असेसमेंट करो। ऑप्शन बी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, क्या करो उसको सबसे पहले ऑक्सीजन लगाओ। ऑप्शन सी कुछ नहीं करना, चुप करके सबसे पहले डॉक्टर को बताओ। एंड ऑप्शन डी कि उसको क्या कर दो, फाउलर पोजीशन दे दो, बाकी कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। एक पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ में आपके पास आया है, और उस पेशेंट को क्या हो रही है, उस पेशेंट को क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, या उस पेशेंट को क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। पेशेंट कैजुअलिटी यानी कि इमरजेंसी में आया है। आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, ऐसा आपने बताना है। तो जब भी पेशेंट सबसे पहले हमारे पास यूनिट में आता है, सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमने क्या करना होता है, पेशेंट को एसेस करना होता है। सबसे पहला काम एसेसमेंट करना होता है। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, उसको एसेस करेंगे। एसेस करने के बाद पेशेंट अगर सीधा लेटा हुआ है तो आप उसको क्या कर दें, फाउलर पोजीशन दे दें, यानी कि हेड ऑफ बेड को क्या कर दें, थोड़ा एलिवेट कर दें। जब आपने हेड ऑफ बेड को एलिवेटेड कर दिया, फाउलर का मतलब होता है 45 टू 60 डिग्री तक आपने क्या कर देना है, हेड ऑफ बेड को एलिवेट कर देना है।
जब आपने ये काम कर दिया तो उसके बाद क्या करेंगे, आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि ऐसे ऐसे पेशेंट आया है, हमने एसेस किया, फाउलर पोजीशन दे दिया है, क्या उसको अब ऑक्सीजन लगा दें। डॉक्टर को बताने के बाद फिर आपने क्या करना है, उस पेशेंट को ऑक्सीजन शुरू कर देना होता है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, उस पेशेंट के लिए क्राइटेरिया सेट करना है कि कैसे कैसे आप उसके लिए काम करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेथड फॉर एसेस द हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया को एसेस करने के मेथड कौन कौन से होते हैं। अब हमने ये तो कहा कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ हमारे पेशेंट आए हैं। अब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ अगर पेशेंट आया है तो उसको एसेस कैसे करोगे, उसमें अगर हाइपोक्सिया हो रहा है तो कौन कौन से मेथड है। मेथड फॉर एसेस दी हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया को एसेस करने के मेथड। हाइपोक्सिया को एसेस करने के मेथड कौन कौन से होते हैं। हाइपोक्सिया को एसेस करने के मेथड की अगर बात करें तो जैसे सबसे पहले आप क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, या आप कह सकते हो कि सबसे पहले पेशेंट को आपने क्या करना होता है, इंस्पेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, या आप कह सकते हो कि आप क्या करते हो, इंस्पेक्शन करते हो। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करा किया जाएगा या इंस्पेक्शन। जब आपने पेशेंट को ऑब्जर्व किया, इंस्पेक्ट किया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने नॉन इन्वेजिव मेथड काम में लेके ऑक्सीजन का लेवल चेक करना होता है। उसके बाद आप क्या करते हो, नॉन इन्वेजिव मेथड काम में लेते हो। क्या काम में लेते हो, नॉन इन्वेजिव मेथड। और नॉन इन्वेजिव मेथड कौन होता है, आपका पल्स ऑक्सीमेट्री। कौन, आप पल्स ऑक्सीमेट्री को काम में लेते हुए ऑक्सीजन के लेवल को चेक करेंगे। जब ये हो गया उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपने पल्स ऑक्सीमीटर चेक किया और अगर आपको जो है सही से फाइंडिंग नहीं आ रही है तो इसके बाद आप किस पे जा सकते हो, इन्वेजिव मेथड पे जा सकते हो। डायरेक्ट हम क्या नहीं है, इन्वेजिव मेथड नहीं कर सकते। इन्वेजिव मेथड का मतलब आपको किसी पेशेंट में हाइपोक्सिया दिखा और डायरेक्ट आप एबीजी नहीं करवा सकते। अगर आप थ्रू दी प्रॉपर चैनल चल रहे हैं तो आपने सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन यानी कि इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद आप जो है पेशेंट में नॉन इन्वेजिव मेथड के थ्रू ऑक्सीजन का लेवल चेक करेंगे कितना आ रहा है, और फिर आप क्या करते हो उसमें इन्वेजिव मेथड यानी कि एबीजी एनालिसिस करवा के देखेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन को किससे भी हम जानते हैं, तो ऑल्सो नोन एज इंस्पेक्शन। इसको क्या भी कह सकते हो आप, इंस्पेक्शन भी कह सकते हो। क्या इंस्पेक्ट कर रहे हैं हम, हाइपोक्सिया इंस्पेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जा सकता है कि अर्लीस्ट साइन क्या हो सकता है। नर्स जो है ऑब्जर्व कर रही है, क्या रेस्टलेसनेस है ना। आपको पूछा जा सकता है कि अर्ली इंडिकेटर, ऑब्जर्वेशन जब आप करोगे तो आपको पूछा जा सकता है अर्ली इंडिकेटर या अर्लीस्ट साइन, अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया, अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया। तो आप क्या बताएंगे, तो पेशेंट के अंदर क्या देखने मिलेगा आपको, रेस्टलेसनेस। क्या होगी, रेस्टलेसनेस होगी। इसके अलावा क्या होगा, पेशेंट इरिटेबल होगा। उसके अलावा क्या होगा, इरिटेबल। सबसे पहले क्या होगा, पेशेंट रेस्टलेस, इसके अलावा क्या होगा, इरिटेबल होगा। फिर क्या होगा, पेशेंट जो है वो डिसओरिएंटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसओरिएंटेड या कंफ्यूज होगा पेशेंट। क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पेशेंट क्या होना शुरू हो जाएगा, कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। और सबसे लास्ट में पेशेंट किस में चला जाएगा, साइनोसिस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, साइनोसिस में चला जाएगा। तो आपको पूछा जा सकता है कि अर्ली इंडिकेटर या अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया इज, तो आप बताएंगे क्या, रेस्टलेसनेस, है ना, रेस्टलेसनेस। और
2 नंबर पे आप कह सकते हो कि क्या, इरिटेबिलिटी। काफ़ी बार दोनों ऑप्शन एक साथ भी दिए होते हैं, तो आप रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी एक साथ भी बता सकते हो। पर एग्जामिनर काफ़ी बार क्वेश्चन को घुमा भी लेता है, और घुमा के एग्जामिनर पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया इन अनकॉन्शियस पेशेंट। काफ़ी बार एग्जामिनर ऐसे भी घुमा लेता है क्वेश्चन को, और वो कहता है कि व्हाट इज़ द क्या, व्हाट इज़ द अर्लीस्ट साइन, व्हाट इज़ द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया इनटू अनकॉन्शियस क्लाइंट। अनकॉन्शियस क्लाइंट के अंदर क्या हाइपोक्सिया की कंडीशन बतानी है। तो अनकॉन्शियस क्लाइंट में क्या क्या होगा, अर्लीस्ट साइन जो है हाइपोक्सिया का वो क्या होगा, तो वो होगा साइनोसिस। अगर आपको बोले कि अर्लीस्ट साइन या अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इनटू अनकॉन्शियस क्लाइंट, तो आपने बताना है साइनोसिस। आप क्या बताएंगे, साइनोसिस। और अगर आपको पूछे कि कॉन्शियस पेशेंट में, तो आपने क्या बताना है, रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी। तो आपने क्या बताना है, रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी। या आपको क्या पूछा जा सकता है, आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि व्हाट इज़ द लेट साइन। आपको क्या पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द लेट साइन, लेट साइन ऑफ हाइपोक्सिया into what is the late sign of hypoxia into unconscious client। into unconscious client, तो आप क्या बोलोगे, तो आपने बताना है कि क्या होगा, साइनोसिस होगा। तो भी यहाँ क्या होगा, आंसर साइनोसिस। तो भी क्या होगा, साइनोसिस होगा। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो साइनोसिस होता है, साइनोसिस को ऑब्जर्व करने के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है। आपको पूछा जा सकता है कि साइनोसिस जो होता है, साइनोसिस उसको ऑब्जर्व करने की साइट कौन सी है, मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट टू ऑब्जर्व द साइनोसिस। साइनोसिस को ऑब्जर्व करने का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है, तो बताएंगे क्या, नेल बेड। क्या होता है, नेल बेड। नेल बेड इज मोस्ट कॉमन साइट टू ऑब्जर्व द साइनोसिस या एसेस द साइनोसिस। इसके अलावा नेल बेड के अलावा जो है लिप्स और बक्कल म्यूकोजा पे भी करते हैं, पर अगर मोस्ट कॉमन साइट आपको पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, नेल बेड। पर अगर हाँ आपको बोले कि मोस्ट कॉमन साइट इन निग्रो पेशेंट, अगर आपको बोले कि मोस्ट कॉमन साइट इन निग्रो पेशेंट, तो आप क्या बताएंगे, बक्कल म्यूकोजा ऑफ ओरल कैविटी। अगर आपको बोले कि मोस्ट कॉमन साइट टू ऑब्जर्व द साइनोसिस इन निग्रो पेशेंट, मोस्ट कॉमन इन निग्रो पेशेंट, ये किस में है, निग्रो पेशेंट जो होते हैं, जो काले रंग के लोग होते हैं, उनके अंदर मोस्ट कॉमन साइट कौन है, आपकी कौन होगी, बक्कल म्यूकोजा होगा। नेक्स्ट जो है, एक इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि अगर कोई आपके पास फीमेल पेशेंट है, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी होती है कि अगर क्या है आपके पास में कोई फीमेल पेशेंट है, और फीमेल पेशेंट को आप क्या कर रहे हो, कोई भी सर्जरी वगैरह के लिए लेके जा रहे हो, तो उससे पहले आपने क्या करना होता है, उसका नेल पेंट जो है वो रिमूव करना होता है, उसके लिपस्टिक जो है नेल पेंट है उसको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि क्या, कि नर्स शुड रिमूव, क्या करें, nurse should remove the nail paint, remove the nail paint and lipstick of female patient to observe
to observe for cyanosis if going under surgery। अगर वो क्या हो रहा है, सर्जरी के अंडर जा रहा है, तो उस कंडीशन में साइनोसिस का पता लगाने के लिए क्या करना होता है, उसके नेल पेंट और लिपस्टिक वगैरह को क्या करना होता है, रिमूव करवा के भेजना होता है। ये इंपॉर्टेंट बात रहता है ना। नेक्स्ट दूसरा मेथड है नॉन इन्वेजिव मेथड। सेकेंड वन इज नॉन इन्वेजिव मेथड। सेकेंड रहता है नॉन इन्वेजिव मेथड। नॉन इन्वेजिव मेथड, और क्या होता है नॉन इन्वेजिव मेथड? तो नॉन इन्वेजिव मेथड यानी कि यहाँ पे क्या है, आपने सबसे पहले आप क्या करोगे, इंस्पेक्शन करो। सबसे पहले आपने क्या किया, इंस्पेक्शन किया यानी कि पेशेंट को देखा। इसमें आप क्या करते हो, पल्स ऑक्सीमेट्री को काम में लेते हुए क्या करते हो, ऑक्सीजन का सैचुरेशन एसेस करते हो। क्या करते हो, यहाँ पे क्या किया जाएगा, यूज़ करेंगे किसको, पल्स ऑक्सीमेट्री, है ना। इसमें क्या करते हैं हम, यूज़ पल्स ऑक्सीमेट्री। क्या करना है, पल्स ऑक्सीमेट्री यूज़ करना है। और पल्स ऑक्सीमेट्री को यूज़ करके क्या करोगे, टू एसेस, क्या एसेस करोगे, टू एसेस द ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, टू एसेस द ऑक्सीजन सैचुरेशन। आपने क्या करना है, ऑक्सीजन के सैचुरेशन को क्या करना है, एसेस करना है पल्स ऑक्सीमीटर को काम में लेते हुए। इसके अलावा अगर बात करें तो जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन का जो नॉर्मल सैचुरेशन है वो कितना होना चाहिए। अगर आपको पूछा जाए कि नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन, नॉर्मल O2 सैचुरेशन कितना होता है बॉडी में, नॉर्मल O2 सैचुरेशन, तो आपने बताना है कि मोर देन 95%, या हम कह सकते हैं 96 टू 100% नॉर्मल होना चाहिए। इतना तो है, क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। पर कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिनके अंदर क्या होता है, सैचुरेशन जो है वो थोड़ा कम भी हो सकता है, जैसे डिजीज़ कंडीशंस है। पर ये तो हमने कहा कि नॉर्मल तो कितना होना चाहिए, मोर देन 95% होना चाहिए। पर हमें जो है ऐसी कौन सी वैल्यू है, अगर वहाँ पे या उससे कम आ जाए तो हमें तुरंत जो है वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़े। तो अगर ऐसी बात करें तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको बोलेगा एग्जामिनर कि क्वेश्चन आएगा विच कंडीशन सीन in pulse oximeter, पल्स ऑक्सीमेट्री क्या की गई, आपने पल्स ऑक्सीमेट्री के अंदर देखी, और पल्स ऑक्सीमेट्री में देखते ही आपको क्या करना पड़ा, तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ा। सीन इन पल्स ऑक्सीमेट्री एंड इमीडिएट इन्फॉर्म टू डॉक्टर, और क्या किया आपने, इमीडिएटली डॉक्टर को क्या कर दिया, इन्फॉर्म करना पड़ा। तो ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है, तो अगर आंसर बात करूँ तो आंसर क्या होगा, तो अगर क्या होगी है, सैचुरेशन लेस देन 85% अगर आ रहा है तो इमीडिएटली आपने क्या करना है, डॉक्टर को नोटिफाई करना होता है। इमीडिएटली क्या होता है, डॉक्टर को नोटिफाई करना होता है। फिर एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि COPD वाला पेशेंट है, आपके पास में क्या आया है, एक COPD का पेशेंट आया है, उसके अंदर नॉर्मल सैचुरेशन कितना होगा। आपको क्या बोलेगा कि नॉर्मल सैचुरेशन इन COPD पेशेंट, नॉर्मल सैचुरेशन इनटू COPD पेशेंट। COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का पेशेंट आया है, और उस पेशेंट में आपको पूछा जाएगा कि नॉर्मल कितनी होती है। तो आपने बताना है नॉर्मल कितना होगा, या नॉर्मल कितनी होगी, तो नॉर्मल होगा 88 से लेके 92% तक। अगर 82 अगर COPD का पेशेंट है और 88 टू 92% अगर ऑक्सीजन का लेवल आ रहा है, इसका मतलब है कि कंडीशन क्या है, नॉर्मल है, घबराने का ज़रूरत नहीं है।
इसके अलावा आपको क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि पल्स ऑक्सीमेट्री जो है उसको लगाने का कॉमन साइट कौन सा होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, साइट के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ द कॉमन साइट, कॉमन साइट टू प्लेस, common site to place the pulse oximetry, common site to place the pulse oximetry, पल्स ऑक्सीमेट्री को प्लेस करने का कॉमन साइट कौन सा होता है। तो आपने बताना है कि कॉमन साइट कौन सी है, इंडेक्स फिंगर। कौन है, इंडेक्स फिंगर। कॉमन साइट लिखा है, यहाँ पे मोस्ट कॉमन भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, मोस्ट कॉमन साइट भी पूछी जा सकती है। और मोस्ट कॉमन साइट भी आपने क्या बताना है, इंडेक्स फिंगर। क्या बताना है, इंडेक्स फिंगर। पर यहाँ पे एग्जामिनर जो है वो एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो आपको पूछ सकता है कि मोस्ट कन्वीनियंट साइट, एग्जामिनर बोलेगा कि मोस्ट कन्वीनियंट साइट, मोस्ट कन्वीनियंट साइट फॉर पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री लगाने के लिए मोस्ट कन्वीनियंट साइट कौन सी है, और पल्स ऑक्सीमेट्री लगाने का मोस्ट कन्वीनियंट साइट जो है वो आपका कौन है। तो वो आप बोलोगे लोअर लोब ऑफ ईयर पिना। आपने बताना है क्या, लोअर लोब ऑफ ईयर पिना, लोअर लोब ऑफ ईयर पिना। या यहीं दूसरा क्वेश्चन आपको बोलेगा कि करेक्ट साइट फॉर पल्स ऑक्सीमेट्री इज, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है करेक्ट साइट, करेक्ट साइट फॉर ऑक्सीमेट्री। तो भी आपने क्या बताना है, तो आपने बताना है लोअर लॉब ऑफ ईयर पिना। तो भी आपने क्या बताना है, लोअर लॉब ऑफ ईयर पिना। क्या बताएंगे, लोअर लॉब ऑफ ईयर पिना। पर इस साइट पे लगाते नहीं हैं, क्यों, बिकॉज ये क्या कर देगा, मे लीड टू एंजाइटी। पेशेंट को क्या हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है। मे लीड टू एंजाइटी, पेशेंट को क्या कॉज कर सकता है, ये एंजाइटी कर सकता है। इसलिए इस साइट के ऊपर क्या नहीं करते हैं, लगाते नहीं हैं। किसको, किसको नहीं लगाएंगे, तो जो हमारा क्या है पल्स ऑक्सीमेट्री है ना, उसको यहाँ पे लगाते नहीं हैं, है ना। इसके अलावा आपको एक बात ध्यान रखना होता है, और वो बात क्या है कि जब भी क्या करते हो, जब भी आप किसी पेशेंट को लगाने जा रहे हो, है ना, जब भी किसी पेशेंट को वैन, जब भी आप क्या कर रहे हो, जो प्रोब लगाने जा रहे हो, यानी कि जो पल्स ऑक्सीमेट्री लगाने जा रहे हो, पल्स ऑक्सीमेट्री जब भी आप प्लेस करोगे, तो प्लेस करने से पहले आपने क्या करना है, पेशेंट अगर क्या है फीमेल पेशेंट जो है उसकी क्या कर लेनी है, आपने नेल पेंट रिमूव कर लेना होता है ना। जब भी आप क्या करने जा रहे हो, ऑलवेज, हमेशा ये बात आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ऑलवेज बिफोर, ऑलवेज बिफोर अप्लाई द प्रोब, जब कभी भी आप प्रोब लगाएं, प्रोब टू दी फीमेल पेशेंट, टू द फीमेल पेशेंट, फीमेल पेशेंट, रिमूव दी नेल पेंट। क्या कर लें, नेल पेंट को उससे पहले क्या कर लें, रिमूव कर लें। क्यों, क्योंकि अगर आपने नहीं निकाला, अगर वो नेल पेंट नहीं रिमूव किया, तो उसकी वजह से जो वहाँ पे ट्रांसड्यूसर होता है, जो क्या करता है इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है, वो क्या नहीं कर पाएगा, इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। क्यों, तो आपको अगर कारण पूछे, बिकॉज, बिकॉज ट्रांसड्यूसर, बिकॉज ट्रांसड्यूसर नोट, ट्रांसड्यूसर
इज़ अनएबल, ट्रांसड्यूसर क्या हो जाएगा, अनएबल हो जाएगा किसके लिए, टू ट्रांसमिट द इम्पल्स, क्या करने के लिए, इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में क्या हो जाएगा, अनएबल हो जाएगा, ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा इम्पल्स, और उससे क्या होगा, फाइंडिंग सही से नहीं आएगी, है ना। ये बात आपने क्या करनी होती है, ध्यान में रखनी होती है। अगर रीडिंग क्या आ रही है 86% से कम आ रही है, तो इसका मतलब आपने तुरंत क्या करना होता है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। ये हमारा क्या रहता है, नॉन इन्वेजिव मेथड रहता है। नेक्स्ट इज़ इन्वेजिव मेथड। हमने मेथड की बात कर रहे थे और मेथड में हमने 3 मेथड पढ़े थे। एक मेथड था ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन, दूसरा मेथड था नॉन इन्वेजिव, थर्ड वन इज़ इन्वेजिव मेथड। थर्ड हमारा क्या रहता है, इन्वेजिव मेथड। थर्ड है इन्वेजिव मेथड। थर्ड इज इन्वेजिव मेथड। और इन्वेजिव मेथड में क्या आता है, एबीजी एनालिसिस। इसमें क्या आएगा, एबीजी एनालिसिस। और एबीजी एनालिसिस इज मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड। एबीजी एनालिसिस क्या है, मोस्ट रिलायबल और एक्यूरेट मेथड है ना। अगर आपको पूछे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन या सैचुरेशन का पता लगाने के लिए मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल मेथड कौन है, अगर आपको पूछा जाए मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड, मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड किसके लिए, फॉर एसएस ऑक्सीजन इन ब्लड, रिलायबल मेथड फॉर एसएस O2 इन ब्लड। तो आपने बताना है कि वो कौन होगा, वो होगा एबीजी एनालिसिस। तो यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मेथड प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट O2 कंसंट्रेशन इनटू ब्लड। आपको क्या पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा किसके बारे में, ब्लड के बारे में, और ब्लड में कितना ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है। तो वो आपने क्या बताना है, क्या होगा, एबीजी एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एबीजी एक पेशेंट जो किस पे है, वेंटिलेटर पे है, ए पेशेंट ऑन वेंटिलेटर, एक पेशेंट क्या है, वेंटिलेटर पे है, और वेंटिलेटर पे है तो कितने टाइम बाद, हाउ मच टाइम, हाउ मैनी टाइम आफ्टर रिपीट दी एबीजी, कितने टाइम बाद एबीजी क्या कराई जाएगी, रिपीट कराई जाएगी, या कितने टाइम बाद आप क्या करोगे, एबीजी का सैंपल लोगे, एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है, कितने टाइम बाद आप क्या करोगे, वहाँ से सैंपल निकालोगे। तो आपने कहना है कि 8 आवर्स आफ्टर, कितने टाइम बाद, आफ्टर 8 आवर्स। आंसर क्या है, 8 आवर। आपने 8 घंटे से क्या करना है, उसका एवरी 8 आवरली सैंपल लेना है अगर पेशेंट किस पे है, वेंटिलेटर पे। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ए कार्डियक पेशेंट, एक पेशेंट क्या है, कार्डियक पेशेंट है, और रिपीट जो एबीजी कितने टाइम बाद रिपीट करेंगे, रिपीट एबीजी हाउ मच टाइम आफ्टर। अगर पेशेंट कैसा है, कार्डियक पेशेंट है, तो आप कितने टाइम बाद एबीजी रिपीट करोगे, तो आपने बताना है क्या, 2 आवर्स। तो कितने टाइम बाद, तो आपका आंसर बनेगा 2 आवर्स। अगर पेशेंट क्या है, कार्डियक है, तो आपने 2 घंटे से उसका क्या करना है, सैंपल लेना है और जांच करवानी है। और अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो आप क्या करवाओगे, पेशेंट का 8 आवरली क्या कराया जाएगा, एबीजी सैम्पलिंग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट कॉमन साइट फॉर एबीजी सैंपल कलेक्शन। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मोस्ट कॉमन साइट, क्या, मोस्ट कॉमन साइट फॉर एबीजी सैंपल कलेक्शन, फॉर
एबीजी सैंपल कलेक्शन। एबीजी सैंपल कलेक्ट करने का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? तो वो है रेडियल आर्टरी। कौन? रेडियल आर्टरी इज मोस्ट कॉमन साइट। दूसरा क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द सेफेस्ट साइट। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द सेफेस्ट साइट। क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज़ द सेफेस्ट। सेफेस्ट का मतलब सबसे सेफ है। सेफेस्ट साइट फॉर एबीजी सैंपल। एबीजी का सैंपल लेने के लिए सबसे सेफ साइट कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? आपने बताना है रेडियल आर्टरी। व्हाट इज़ द सेफेस्ट साइट, और सेफेस्ट साइट भी कौन है? तो वो है रेडियल आर्टरी। Most common site for ABG sampling is collection is also radial, and safest site for ABG sample collection is also radial artery. अगर पेशेंट को क्या है, अपर लिम इन्वॉल्वमेंट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, अगर आप अपर लिम से नहीं ले पा रहे हो तो फिर आपने क्या करना होता है? लोअर लिम को काम में लेना होता है। फिर आप क्या करते हो? लोअर लिम। फिर आप कहाँ से लेंगे? लोअर लिम से लेंगे। और लोअर लिम में कहाँ से? तो लोअर लिम में आप फीमोरल आर्टरी काम मिलेंगे। क्या काम में लोगे? फीमोरल आर्टरी। फिर आप कहाँ से लोगे? फीमोरल आर्टरी के अंदर। इसके अलावा यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट फॉर एबीजी सैंपल। मोस्ट कॉमन साइट फॉर एबीजी सैंपल इन ओल्ड एज। ओल्ड एज के अंदर एबीजी सैंपल के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन होती है? तो आपने बताना है कौन होगा? तो फीमोरल आर्टरी। कौन होगी? फीमोरल आर्टरी होगी। मोस्ट कॉमन साइट कौन होगी ओल्ड एज के अंदर? तो वो होगा फीमोरल आर्टरी। यह आपको बोला जा सकता है कि क्या हो गया है, अपर लिम्ब के अंदर क्या है, कोई प्रॉब्लम है, कॉम्प्रोमाइज सर्कुलेशन है अपर लिम्ब के अंदर, है ना। A patient came in hospital with upper extremity compromise circulation. Upper extremity compromise circulation. What is the common site for ABG sampling? What is the common site for ABG sampling? कॉमन साइट फॉर एबीजी सैम्पलिंग। आपको बोला जाएगा कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया, उसका अपर जो एक्सट्रीमिटी है उसके अंदर सर्कुलेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, और आपने क्या करना है? उसका एबीजी का सैंपल लेना है, और उस दौरान उसका कॉमन साइट क्या रहेगा? तो वो भी कौन है आपका? फीमोरल आर्टरी। कौन होगा? फीमोरल आर्टरी होगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बातें रहती है। क्वेश्चन बेस पे हम सारा का सारा पढ़ते जा रहे हैं। एक एक बात आपको क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, ताकि जो 7 तारीख को बाबा फरीद का एग्ज़ाम है वो आप आसानी से क्या कर सकें। अगर ऑक्सीजन इनहेलेशन से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप आसानी से क्या कर पाएँ? क्लियर कर पाएँ। इसके अलावा अगर आपने क्या किया, जब भी आप क्या करोगे? एबीजी सैम्पलिंग के लिए जाओगे, जब भी आप क्या करते हो? एबीजी सैम्पलिंग के लिए जाते हो, और एबीजी सैम्पलिंग करने के लिए रेडियल आर्टरी को पंक्चर करने से पहले आपको क्या करना होता है? पेटेंसी चेक करना होता है। किसका? अल्नार आर्टरी का, सॉरी, एल्नार आर्टरी का क्या करना आपने? पेटेंसी चेक करना होता है। और वो जो एल्नार आर्टरी का जो आप पेटेंसी चेक करते हो उसको आप क्या बोलते हो? एलन टेस्ट बोला जाता है। तो जब भी आप क्या करते हो? एबीजी सैम्पलिंग की जाती है, बिफोर एबीजी सैम्पलिंग, बिफोर एबीजी सैम्पलिंग परफॉर्म, बिफोर एबीजी सैम्पलिंग परफॉर्म एलन टेस्ट।
जब भी आप जो है एपीजी सैम्पलिंग करते हो उससे पहले आपको क्या करना होता है, एलन टेस्ट कर परफॉर्म करना होता है। क्या करना होता है, एलन टेस्ट करना होता है। और एलन टेस्ट में क्या करते हैं, तो टू चेक द पेटेंसी ऑफ अल्नार आर्टरी, क्या करेंगे, टू चेक द पेटेंसी ऑफ अल्नार आर्टरी, क्या चेक करना है, पेटेंसी ऑफ अल्नार आर्टरी। अल्नार आर्टरी की क्या करोगे, पेटेंसी चेक करोगे, टू चेक द पेटेंसी ऑफ अल्नार आर्टरी। अल्नार आर्टरी की आपने क्या करनी होती है, पेटेंसी चेक करनी होती है। कब, एलन टेस्ट करोगे तब, है ना। अब क्या हुआ, आपने एबीजी के लिए सैंपल निकाला, और जब आपने एबीजी के लिए सैंपल निकाल लिया तब आप एबीजी के अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जाम क्या क्या चीज़ें देखोगे, तो मेनली एग्जाम इन एबीजी। एबीजी के अंदर आप मेनली क्या क्या एग्जामिनेशन करोगे, मेनली एग्जामिनिंग ड्यूरिंग एबीजी। जब आप एबीजी कर रहे हो तो एबीजी के दौरान आप मेनली क्या क्या चीज़ें देखोगे, तो आप क्या देखते हो, ब्लड का पीएच देखते हो। क्या देखोगे, ब्लड का पीएच देखोगे। और ब्लड का पीएच होता है वो नॉर्मल होता है 7.35 टू 7.45। इसके अलावा और क्या चेक करेंगे, तो इसके अलावा आप क्या चेक करते हो, बाई कार्बोनेट का लेवल चेक करते हो। इसके अलावा बाई कार्बोनेट का लेवल चेक किया जाता है, बाई कार्बोनेट। और बाई कार्बोनेट का नॉर्मल लेवल जो है वो 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है। इसके अलावा वहाँ पे क्या चेक किया जाता है, CO2, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 चेक किया जाता है। और CO2 का पार्शियल प्रेशर जो है वो 35 टू 45 mm ऑफ Hg होता है, 35 टू 45 mm ऑफ Hg रहता है। इसके अलावा वहाँ पे आप क्या करते हो, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन चेक करते हो। और ऑक्सीजन का नॉर्मल कंसंट्रेशन है वो कितना होता है, 80 टू 100 mm ऑफ Hg रहता है। ये सारी की सारी चीज़ें जब हम एबीजी परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें क्या की जाएगी, चेक की जाती है, सारी की सारी चीज़ें चेक की जाती है ना। अगर क्या हो रहा है, जब भी आपने क्या किया, जब आप चेक कर रहे थे और हमने कहा कि जो है PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ये नॉर्मल कितना होना चाहिए, 80 टू 100 होना चाहिए। और अगर क्या हो रहा है, इफ़ PaO2 अगर क्या हो रहा है आपका जो PaO2 है, इफ़ PaO2 लेस देन 60, अगर PaO2 कितना आ रहा है, 60 से कम आ रहा है, तो ये क्या करता है, इंडिकेट करता है O2 इनसफिशियंसी को। अगर इससे कम आ रहा है इज़ नोन एज O2 इनसफिशियंसी। किस नाम से जाना जाता है, O2 इनसफिशियंसी, या आप बोलोगे क्या कहलाएगा, हाइपोक्सिया, या क्या कहलाएगा, हाइपोक्सिया, है ना। तो इस तीनों के तीनों हमारे क्या थे, मेथड जो है मेथड टाइप थे कि कैसे इन एग्जामिन करने के, कि जो आपने क्या करना है, जो हमारा जो है हाइपोक्सिया जो होगा, हाइपोक्सिया को एसेस कैसे करेंगे, उसको एसेस करने के लिए या उसको एग्जामिन, हाइपोक्सिया को एग्जामिन करने के तीनों के तीनों हमारे क्या थे, मेथड थे, जिसके अंदर हमने 3 मेथड पढ़े, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट रहते। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है इसको आगे से आगे फैलाने की कोशिश कीजिएगा। इससे आगे और बेहतरीन वीडियो हम आगे से आगे लेके आएंगे जो आपके एग्जामों पॉइंट की व्यू से इम्पोर्टेंट रहे। इसके साथ साथ हम यहाँ पे कुछ MCQ भी सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे आगे की लेक्चर्स आएंगे वहाँ पे आपको MCQ भी क्लासेस भी मिलेगी। तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप इसको मैक्सिमम शेयर करें। 7 तारीख को बाबा फरीद का एग्ज़ाम है और उसको ध्यान में रखते हुए हम सारी की सारी तैयारी करते हुए चल रहे हैं। सो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।